हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं विवेक सक्सेना एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है असम। तो यहां पर जो विकल्प सही है या उत्तर सही है वो है असम। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी। इसकी आधारशिला असम के जोगी घोपी में केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी। एक तो यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम यहां पर क्या कहा गया है, देश का यह पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और इससे लोगों को सीधे वायु, सड़क, रेल और जल मार्ग से कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर जो कुल व्यय अनुमानित है वो 693 करोड़ रुपए है। इस पर जो कुल व्यय का अनुमान है वो 693 करोड़ रुपए है। और आपको एक बात बता दें, इससे असम से रिलेटेड और क्या क्या हाल ही में मुख्य बातें हुई हैं। तो हाल ही में असम सरकार ने क्या किया है कि सरकारी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। और यहां पे असम से रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक ये रिलेटेड फैक्ट है कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है वो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। वर्तमान में असम के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। एक बात तो हमें यहां पे क्या मालूम पड़ी कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। तो हमें क्या भी मालूम पड़ गया कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी हैं। अब नितिन गडकरी के संबंध में और क्या बातें पूछी जा सकती हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी किस सदन के सदस्य हैं? तो वह वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं और वह नागपुर महाराष्ट्र की लोकसभा सीट से सांसद वर्ष 2019 में चुने गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस राज्य की विधानसभा ने कृषि अधिनियमों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है पंजाब। पंजाब राज्य की विधानसभा ने कृषि अधिनियमों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया है। एक कॉमन सेंस है, तो यहां पे उत्तर हम ये भी लगा सकते हैं कि जो कृषि अधिनियम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद में पारित कराई थी। मतलब ये विधेयक जो है वो भाजपा सरकार लेके आई थी और भाजपा सरकार जो है वो कृषि विधेयकों के समर्थन में थी। तो यहां पर जो सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो जो मैं बात कह रहा था कॉमन सेंस की, वो ये है, ये 3 राज्य तो विरोध करेंगे ही नहीं क्योंकि ये भाजपा शासित राज्य है और भाजपा ही जो है उसने ही कृषि अधिनियमों को लेकर आई है। तो यहां पर जो विरोध कर सकते हैं वो पंजाब। तो यहां पे हमारा उत्तर जो है वो पंजाब हुआ। और एक बात बता दें आपको, पंजाब सरकार ने राज्य विधानसभा में 4 विधेयक भी पास कराए हैं जिसमें एमएसपी से कम खरीद पर जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान किया गया है। और आपको एक बात बता दें कि इस जो प्रस्ताव लाए हैं इसके समर्थन में पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया था। और एक बात आपको और बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके पास केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार था।
जो कि अब नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है। इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट हो सकते हैं? कोई पंजाब जो है, एक तो पंजाब से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण बात कुछ ही दिनों पहले हुई है। वो क्या हुई है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने क्या निर्णय लिया है अक्टूबर 2020 में कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ये अक्टूबर 2020 में ही निर्णय लिया गया है, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और पंजाब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में पंजाब के जो गवर्नर हैं, मैं जीओवी करके लिख देता हूं, बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर जो हैं वो पंजाब के गवर्नर हैं। और एक बात बता दें कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि सुधार से संबंधित 3 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? पहला ऑप्शन है 94, दूसरा ऑप्शन है 98 और तीसरा ऑप्शन है 102 और चौथा ऑप्शन है 105। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का जो है वो 94 स्थान रहा है। तो यहां पर जो विकल्प है वो ए सही है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक भूख सूचकांक 2020 जारी किया है और वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को जो है वो 94 पोजीशन मिली है, जो कि भूख की एक गंभीर श्रेणी है। और आपको एक बात बता दें कि इसमें कितने देशों में 94 रैंक मिली है? तो 107 देशों में 107 देशों की रैंक जारी की गई थी, जिसमें भारत को 94 स्थान मिला है। अब एक बात यह आती है कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या रही? तो बांग्लादेश की जो स्थिति रही भारत के पड़ोसी देशों में, तो बांग्लादेश की जो स्थिति थी वो बांग्लादेश का 75 पोजीशन रही, 75वां स्थान बांग्लादेश का रहा। और भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का जो स्थान है वो 78 रहा। और अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्थान जो है वो 88 रहा। ये सब हम बात कर रहे हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या रही। पाकिस्तान का जो है वो 88 स्थान रहा और श्रीलंका का जो स्थान है वो 64। जैसा कि मैंने अपने पहले के क्वेश्चनों में भी बताया है कि ये तो वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है, 107 में 94 है, 94 है। हमें वैश्विक भूख सूचकांक 2019 की भी भारत की स्थिति मालूम होनी चाहिए। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की जो स्थिति थी वो 102 देशों में 117 देशों में 102वीं स्थिति थी 2019 में। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये मैंने 2019 के लिए छोड़ दिया है। 117 देशों में वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की स्थिति, भारत का जो स्थान था वो 102 था और 2020 के इंडेक्स में भारत का स्थान 107 में 94 रहा है। एक बात आपको और बता दें कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। न्यूजीलैंड संसदीय चुनाव 2020 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? पहला ऑप्शन नेशनल पार्टी, दूसरा ऑप्शन लेबर पार्टी और तीसरा ऑप्शन रिपब्लिक पार्टी और चौथा ऑप्शन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहां पर जो उत्तर या विकल्प सही है वो बी, लेबर पार्टी। न्यूजीलैंड के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और 24 वर्षों के पश्चात ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। न्यूजीलैंड में हाल ही में संसदीय चुनाव हुए थे तो वहां पे जो है लेबर पार्टी ने कुल 120 सीटों में से 64 सीटों पर जीत प्राप्त की। 120 सीटों में से 64 सीटों पर जीत प्राप्त की और उसे 49% जो है वो मत मिले।
इस पार्टी का जो नेतृत्व करती हैं वो वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो जेसिंडा आर्डन जो हैं वो न्यूजीलैंड की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और इस जीत के साथ ये भी लेबर पार्टी की नेता हैं और इस जीत के साथ ही जेसिंडा आर्डन का दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। और एक बात और आपको बता दें कि वर्ष 2017 में जब न्यूजीलैंड में चुनाव हुए थे तो लेबर पार्टी को केवल 14 सीटें मिली थी और उसने गठबंधन से जो है वो सरकार बनाई थी। और वर्ष 2017 में ही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पद पर रहते हुए ही एक शिशु को जन्म दिया था। अब एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता दें कि न्यूजीलैंड जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको और को क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है या न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है, मैं यहां पर लिख देता हूं कैप माने कैपिटल, शॉर्ट में लिख दिया वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। इसे दूसरी तरह से इस तरह भी पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड में हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बना है। तो निश्चित तौर पर अब जेसिंडा आर्डन जो है वो दोबारा से प्रधानमंत्री चुनी जाएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस राज्य में मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ हुआ है। तो यहां पर जो विकल्प सही होगा वो सी सही होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। अब बात यह है ये अभियान क्या करेगा? तो यह अभियान जो है वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जाएगा और यह अभियान जो है वो 180 दिनों अर्थात 6 महीने तक चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ती घटनाओं के कारण जो है राज्य सरकार ने इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया है जिससे महिलाओं और बच्चों पर अपराध में कमी आ सके। इसके लिए प्रत्येक थाने में महिलाओं के लिए एक विशेष कमरा बनाया जाएगा और एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। उसमें महिला पुलिस अधिकारी या सब इंस्पेक्टर जो है वो पीड़ित महिलाओं की या बच्चों की सुनवाई करेगी। अब यहां पे और क्या क्या रिलेटेड फैक्ट हो सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जैसा मैंने प्रश्न में ही बता दिया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और एक बात क्या है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत ने मालाबार सैन्य अभ्यास 2020 में किस देश को शामिल करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत और चीन के बीच इस समय तनाव चल रहा है और भारत ने चीन की कुटिल रणनीति से निपटने के लिए मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की घोषणा की है। और यह मालाबार सैन्य अभ्यास जो है वो नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो है वह मूलतः भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में प्रारंभ हुआ था। अर्थात मालाबार सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के मध्य 1992 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2015 में जापान जो है वो स्थायी रूप से इस मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ। तो स्टार्टिंग में 2 कंट्री थे, भारत और अमेरिका, और वर्ष 2015 में जापान और इस अभ्यास में शामिल हो गया। तो पहले जो था 1992 में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था और वर्ष 2015 से ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हो गया। और अब जो है अब इसमें 4 देश जो है वो शामिल हो गए हैं।
एक जापान, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया और चौथा भारत। और ये 4 देश जो हैं, ये 4 देश चीन की साजिशों से निपटने के लिए क्वाड समूह, हाल ही में क्वाड समूह की मीटिंग हुई है, तो क्वाड समूह में भी 4 देश हैं। यही 4 देश जो मालाबार सैन्य अभ्यास में हैं, यही 4 देश जो है वो क्वाड 4 में हैं, क्वाड में हैं। वो कौन कौन से 4 देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत की पहली ऑस्कर विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए भानुमथैया, ऑप्शन बी बनु शर्मा, ऑप्शन सी गौरी लंकेश और ऑप्शन डी सुमिता सान्याल। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो ए सही है, भानुमथैया। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की पहली ऑस्कर विजेता थी। भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानुमथैया का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। वह 91 वर्ष की थी। और एक बात बता दें, वो प्रथम ऑस्कर विजेता तो थी भारत की, इसके साथ ही वह कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी। और उन्हें किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार मिला था? उन्हें वर्ष 1983 में गांधी फिल्म में बेहतरीन कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए अतुल योजना, ऑप्शन बी स्वामित्व योजना, ऑप्शन सी अटल योजना और ऑप्शन डी ग्रामीण भारत योजना। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है बी, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में 1 लाख जो है वो संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। और ये जो संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं ये स्वामित्व योजना के अंतर्गत बांटे गए हैं। इस संपत्ति कार्ड का क्या फायदा होगा? इसमें हमारी जमीन की जो विवरण है वो उसमें उपलब्ध होंगे। और इससे क्या होगा? इससे हमें ये पता पड़ेगा कि इस जमीन पे किसका मालिकाना हक है। और इससे फायदा क्या होगा? जब ये मालूम होगा कि जमीन का मालिकाना हक इस व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति को ऋण और सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा, अर्थात वो उस संपत्ति के बदले ऋण आसानी से ले सकेगा। अब एक बात और ही आती है, इससे और क्या फायदा होगा? तो इससे जो है वो संपत्ति विवाद जो है उसकी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो ये गवर्नमेंट का कार्ड होगा कि ये व्यक्ति इस संपत्ति का मालिक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत के कितनी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। ये जो सही उत्तर है वो है 8। ये भारत ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। और ये जो है बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहला ऑप्शन दूसरे, दूसरा ऑप्शन तीसरे और तीसरा ऑप्शन चौथे और चौथा ऑप्शन 5वें। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो सी सही है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा। मोस्ट पावरफुल कंट्री में भारत का स्थान जो है वो चौथा रहा। अब बात क्या आती है कि इस एशिया पावर इंडेक्स में जो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश किस स्थान का रहा? तो शीर्ष स्थान जो है वो यूएसए का रहा। शीर्ष स्थान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एशिया पावर इंडेक्स में रहा है। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ई विद्या करंट अफेयर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।